कोई गलत शब्द इस्तेमाल कर लिया क्या? ऐसे आपके हाव भाव बता रहे चैंपियन किसको बोल रहे हैं? गलत वर्ड बोल दिया चैंपियन? नहीं था। चैंपियन हो नहीं हो? चैंपियन होता कौन है? हाँ जी, खिलाड़ी, चैंपियन किसको कहते हैं? चैंपियन विजेता। विजेता विजेता, यानी कि जो जीत चुका। जीतता है ना, जीतने वाले को चैंपियन बोला जाता है। किसी भी खेल में, किसी भी मैच में या किसी भी कॉन्टेस्ट में, कुछ भी हो, जो जीत जाता है, जो जीतता है उसको चैंपियन है ना जी। लेकिन हम अपने आप को किस नजर से देखते हैं? सारा खेल उस पे है। तो हालांकि पढ़ाई लिखाई हम सब ने करी है, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, ये जो चेहरा आप लेके बैठे हैं ना यहाँ पे, हर किसी का एक फेस है। जब आपका ये चेहरा भी नहीं था, जब आपका ये नाम भी नहीं था, जब दुनिया ने आपको देखा भी नहीं था, उस वक्त आप एक रेस में थे। मालूम है कि नहीं? साइंस पढ़ी होगी। यस। उस वक्त आप एक रेस में क्या? रेस में थे, और वो कोई साधारण रेस नहीं थी। वो रेस थी जिसमें करोड़ों भाग रहे थे, लाखों करोड़ों भाग रहे थे, सब लोग लगातार भाग रहे थे, और उसमें आप भी थे। आप ना थके, ना रुके, ना भटके, और उन लाखों करोड़ों लोगों को पीछे छोड़ के आप जीते। सही है कि नहीं? यस। आप पैदा नहीं हुए, जीत के आए। तो सोचिए, जिसने पैदा होने से पहले ही लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को पीछे छोड़ के रेस जीत ली, उसको क्या बोला जाएगा? चैंपियन। लेकिन समस्या क्या है? ये तो कहानी पैदा होने से पहले की है। असली कहानी पैदा होने के बाद शुरू होती है। पैदा होने के बाद हमारे चारों तरफ लोग रहते हैं, है ना? और आप जरा याद करो, जब से आपने होश संभाला है, जब से आपको याद है, तब से एक बार याद करो कि आपने ज्यादा क्या सुना? ज्यादा क्या? नो। क्या सुना? तू कुछ भी कर सकता है, ये शब्द ज्यादा सुना, या तुझसे ना हो पाएगा, ये सुना? बच्चा जब बोलता है कि मैं जा रहा हूं बाजार, तो क्या बोलते हैं माँ बाप? तुम मत जाओगे। मैं रोड क्रॉस अकेला कर लूंगा, नहीं अभी मत। है ना? मैं स्कूल अकेला चला जाऊंगा। तो क्या सुना? मेरे को इस पेड़ पे चढ़ना है, कुछ भी। तो ज्यादा क्या सुना? है ना? तो ये सुन सुन के क्या हुआ? सुन सुन के हम भूल गए, सुन सुन के हम भूल गए कि हम ऑलरेडी एक चैंपियन है, राइट? और अगर अपन ही खुद को नहीं मानेंगे तो दूसरा कौन मानेगा? है ना? तो मैंने जो बोला उस बात से सहमत होगी नहीं? पहले बताओ। यस। ये तो फिर वो वाली बात हो गई कि चलो कह ही रहे हो तो हाँ बोल देते हैं। मैंने जो स्टेटमेंट बोला, ये गलत बोला क्या? नहीं। भाई कितनी बड़ी रेस जीत के आए हो आप। तो पैदा होने के टाइम में एक विजेता के रूप में तो पैदा, विजेता नहीं होते तो रह जाते। सही है कि नहीं? तो आप साधारण नहीं हो, आप साधारण नहीं हो, लेकिन आपने मान लिया कि हम साधारण हैं। चलिए तो शुरू करें। ऑलरेडी हम लोग, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं देखता हूं लोगों को भारतीय संस्कृति, सभ्यता और भारत की परंपरा का पालन करते हुए, है ना? भारत की परंपरा क्या है कि अगर ट्रेन के आने का समय 6 बजे है चार बजे पहुंच जाओ।
अगर बारात के निकलने का समय 7 बजे है ना, क्या कहती है भारत की परंपरा? 7 बजे 9 बजे निकल ही जाए। अगर 7 बजे कार्ड पे लिखा है कि 7 बजे बारात जाएगी, पता होता है 8:30 9 बज जाएंगे जी। और गलती से वो बारात 7 बजे निकल गई, 7 बजे कार्ड पे लिखा है और गलती से अगर 7 बजे निकल गई, तो बारात तो जाएगी लेकिन उसमें बाराती नहीं होंगे। सही है कि नहीं? यस। मतलब मैं तो पहले कई बार देखता था, ऐसे कार्ड को देख के फॉलो कर लेता था कि भाई 6 बजे का टाइम है, 6 बजे पहुंच जाए तो पता चला अभी दूल्हे राजा तो गोरी नहीं है तो नहीं वहां गए हुए हैं, कहाँ जाते हैं? है ना, पहले लड़कियां करती थी, आज लड़के लड़कियों से भी ज्यादा करते हैं लीपा पोती, है ना। बोले अरे वो कहा, बोले वो तो अभी पार्लर में गया हुआ है। मतलब जब बारात का डिपार्चर का टाइम है उस टाइम पे तो पार्लर में है, यानी 2 घंटे बाद तो वो बात करना शुरू हो। 2 घंटे तो आप सीधा जोड़ दो। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इसी को कहते हैं कि जो भी टाइम दिया हो उसमें 2 घंटे। तो बड़ा अच्छा लगता है जब लोग उसी परंपरा को तोड़ते नहीं है, पालन करते हैं, है ना। और ये हिंदुस्तान में ही होता है, बाकी किसी कंट्री में नहीं होता। मैंने कई कंट्रीज में जाके देखा, वहां पे पंक्चुअलिटी इतनी ज्यादा होती है कि मतलब अगर उन्होंने बोला 8 बजे मतलब 8 बजे। वो तो सेकंडों में हिसाब रखते हैं, मिनटों में नहीं, सेकंडों के अंदर। अभी इंडिया में बुलेट ट्रेन आने वाली है, काम चल रहा है, जापान की टेक्नोलॉजी है, जापान से ही कर्जा भी लिया है। तो अब तो खैर वो नहीं रहे जो शिंजो आबे, जापान के जो प्रधानमंत्री थे, है ना, वो हिंदुस्तान आए थे दौरे पे एक बार। हमारे मोदी जी उनको ले गए बनारस के घाट पे और उन्हें 3 घंटे बिठा दिया वो आरती देखने के लिए। तो शिंजो आबे बोल के गए, बोले यार तुम लोगों के पास इतनी फुर्सत है तो एक बुलेट ट्रेन का करना क्या? क्योंकि जापान में फुर्सत नहीं है किसी के पास, है ना। दूसरी कंट्रीज में आप देखेंगे फुर्सत नहीं है, सिंगापुर में आप जाके देखेंगे फुर्सत नहीं है, सब लोग एकदम टाइम पे पंक्चुअल। वहां बस भी टाइम पे आती है। मैं भी पीछे सिंगापुर में था, मैंने वहां देखा बस भी टाइम पे आती है। बस ट्रेन तो छोड़ दीजिए, सेकंडों के हिसाब से मॉनिटर करते हैं। अगर मतलब 2-4 सेकंड भी अगर डिले हो गई तो उसके ऊपर रिपोर्ट बनानी पड़ती है कि लेट कैसे हो गई। और यहाँ मतलब मैं तो फ्लाइट से ज्यादा ट्रैवल करता हूँ। अभी पीछे मैं गया था पटना, मेरे को जाना था, टोटल तो 1 घंटे की फ्लाइट है ना, दिल्ली से पटना 1 ही घंटा लगता है, 3 घंटा तो लेट ही थी वो। आप समझे मेरी बात? तो हम जा क्यों रहे फ्लाइट से? टाइम बचाने के लिए। समय बचाने के लिए तो जा रहे हैं ना, नहीं तो फ्लाइट से क्यों जाएंगे? अगर समय इतना ही लगाना है तो फिर फ्लाइट से। लेकिन जिस पर्पस के लिए समय की कोई वो नहीं है। लेकिन अब कम से कम हम इस प्रोग्राम को शुरू कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि जो समय हमने ऑलरेडी निकाल दिया उसको रिकवर करें। सही है कि नहीं? अब जो समय इसके आगे है इसको हम सही तरीके से यूज करें और उस समय को वापस रिकवर करने की कोशिश करें। सही है? वो कैसे हो पाएगा? वो कैसे हो पाएगा? मैं स्टेज पे आ जाऊंगा। सब लोग देख पा रहे हैं क्या मेरे को? नहीं देख पा रहे। आप थोड़ा सा शायद आप कहीं और सेट कर सकते हो उसको, कैमरे को। कुछ है नहीं, है ना। मैं तो सिर्फ बातचीत कर सकता हूँ, क्योंकि सुना तो मैं तब पाऊंगा ना जब मेरे पास आपसे ज्यादा ज्ञान होगा, और मैं नहीं मानता, क्योंकि आजकल सारे लोग ज्ञान का भंडार है। सही है कि नहीं? ज्ञान की पूरी जो भंडार है हम तो जेब में रख के चलते हैं, राइट। तो ज्ञान सबके पास है, लेकिन सब लोगों के सोचने का तरीका, सोचने का एंगल अलग अलग हो सकता है। ज्ञान की कमी नहीं है, सोचने के एंगल में चेंज हो सकता है, हाँ या ना? तो हम समय कैसे बचा पाएंगे? हमें समय बचाने के लिए थोड़ा सा आपस में बातचीत में पूरी तरह से पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। क्योंकि मेरी आदत है कि जब मैं एक चीज बोलता हूं और सामने से मेरे को उस पर जवाब नहीं मिलता तो वही चीज मैं दोबारा बोलता हूं।
क्योंकि मुझे लगता है शायद मेरी बात पहुंची नहीं, क्योंकि पहुंचती तो जवाब आता नहीं। जैसे आप किसी को पूछो क्या हालचाल है और वो आपको देख रहा है ऐसे, तो इसका मतलब शायद उसका ध्यान, तो आप क्या करेंगे? पकड़ के दोबारा पूछेंगे, सही है कि नहीं? तो दोबारा पूछने से क्या होगा? समय दुगना लगेगा। एक बार में एक प्रोसेस को 2 बार करते हैं तो समय डबल लगता है ना, और दोबारा भी जवाब नहीं आया तो फिर पूछेंगे तो समय 3 गुना चला जाएगा, और तीसरी बार भी जवाब नहीं आया तो आप बोलेंगे भाड़ में जा, मैं चला। पूछते थोड़ी जाएंगे, करेक्ट और नॉट? तो आप लोग जिस मुद्रा में बैठे हैं पहले इस मुद्रा को सही करें, और सुनने के एंगल से बिल्कुल भी ना बैठे, बातचीत करने के एंगल से बैठे। सुनना नहीं है, बात करनी है। मुझे नहीं पता मेरे आने से पहले क्या क्या बोला होगा, लेकिन मेरे पास सुनाने के लिए नहीं है, मेरे पास जस्ट अपनी बात रखने के लिए है। मैं अपनी बात रखूंगा, आप अपनी बात रखेंगे, तब ये बातचीत कंप्लीट होगी। और अगर सिर्फ मैं रखते रहूंगा तो कोई मतलब पर्पस सॉल्व नहीं होगा, राइट? बोले तो वन वे ट्रैफिक नहीं चल पाएगा, वन वे ट्रैफिक नहीं चल पाएगा। एक हाथ से ताली नहीं बजती। यहाँ पे सब लोग नॉर्थ इंडिया से ही है, कोई साउथ या ईस्ट का है क्या? नहीं, कोई नहीं। साउथ का है कि नहीं पता नहीं, ईस्ट का तो है। ईस्ट के कौन है? अभी तो बैठे हैं, ईस्ट का है। नहीं सर, बोलने के लिए ईस्ट के हैं। नॉर्थ का पूछने का मतलब कि हिंदी में सब ओके हैं? हिंदी सर तो इतनी शानदार हिंदी बोलते हैं, मतलब हिंदी सब समझ लेते हैं ना। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं पूरे इंडिया में ट्रैवल करता हूँ, पूरे इंडिया में मैं ट्रैवल करता हूँ, तकरीबन हर स्टेट में जाता हूँ। और बड़ी दिक्कत आती है जब मैं नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में जाता हूँ, है ना। अभी पीछे जैसे मैं तमिलनाडु में था, या फिर कई बार नॉर्थ ईस्ट में एक्सट्रीम में जाता हूँ। वहाँ समस्या क्या है कि वहाँ लोग हिंदी नहीं समझ पाते और हम उनकी भाषा नहीं समझ पाते, तो ये संवाद में बड़ी दिक्कत आती है। वहां पे कई बार ऐसा हो जाता है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, वो देख रहे, क्योंकि उसको पता ही नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने देखा वो बॉडी लैंग्वेज से भी बात कर लेते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, यस यस यस, राइट राइट राइट, ऐसे बोलते रहते हैं। तो मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा ये लोग नाटक करते हैं, हिंदी नहीं आती, इनको लग रहा है सब आता है। फिर मैं किसी जिसको दोनों भाषा आती है उसको बुला के मैंने बोला कि इनको पूछो तो सही क्या समझ में आया। तो पूछा तो बोले समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन ऐसे लग रहा है कुछ सही बात होगा, तो यस बोल दिया। तो आप लोग ऐसे बैठे हैं जैसे मैं किसी ऐसी भाषा में बात कर रहा हूँ जो समझ में ही नहीं आती। मेरी जानकारी के हिसाब से तो इसको हिंदी भाषा बोला जाता है। हिंदी भाषा आती है समझ में, तो फिर ऐसे क्यों? कितने लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं? तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है, मैं भी आपको पहली बार ही देख रहा हूं। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, मैं भी तो पहली बार देख रहा हूं, तो अगर मैं बोल सकता हूं तो आप क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि पहली बार में थोड़ी हिच रहती है ना, तो दोनों तरफ से मामला तो बराबर ही है, राइट? देखिए सीधी सी बात है, कुछ नहीं है, आप यहाँ पे आ गए, आज का दिन आपका इधर है, कल का दिन यहाँ पे इधर है। अब ये आपके हाथ में है कि आपको यहाँ से कुछ लेके जाना है या टाइम पास करके जाना है, है ना। मुझे तो ओम प्रकाश जी ने बुलाया, मैं आ गया, मुझे जो जिम्मेदारी दी वो मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा, लेकिन उससे आपका कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा ये आपके हाथ में है। आप अगर बातचीत करोगे तो शायद आपका कुछ फायदा हो सकता है, और बैठ के सुनते रहोगे तो मेरा काम तो फिर भी मैं करके निकल जाऊंगा। और इससे ज्यादा इसी बात को पकड़ के मैं आगे खींच नहीं सकता। इसलिए अगर आप सब लोग बातचीत में शामिल होने के लिए तैयार हैं तो हम आगे बढ़े, मुंह खोलने के लिए तैयार है तो हम आगे बढ़े, और मुंह बंद भी रखोगे तो बढ़ना तो आगे ही है, क्योंकि काम छोड़ तो नहीं सकते। इतनी दूर से अगर आए तो पूरा तो करके जाएंगे, राइट? तो चलिए सबसे पहले अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम विजय तेतरवाल है, और आज जिस
टॉपिक पे मुझे बात करने के लिए ओम प्रकाश जी ने बोला है, जिस सब्जेक्ट पे बात करने के लिए बोला है, ये बड़ा ही विचित्र एक सब्जेक्ट है, बड़ा ही विचित्र सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को बोला जाता है सेल्स, सेलिंग। ये विचित्र सब्जेक्ट क्यों है? ये विचित्र सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि मैंने ये देखा है अपने जीवन के अनुभव में कि जब कोई सेल की बात करता है, सेल्स का नाम सुनते ही लोग बिलक जाते हैं थोड़ा सा, नहीं है ना? सेल्स वालों को लोग अलग नजर से देखते हैं, सेल्स वाला आ गया यार, दरवाजा बंद कर लो, है ना? कई सोसाइटीज में लिखा रहता है सेल्समैन नॉट अलाउड। देखा होगा ना आपने, सेल्समैन आर नॉट अलाउड करके सोसाइटी के बाहर लिखा रहता है। तो क्यों? क्योंकि लोग एक अलग नजर से देखते हैं। और आज उसी सब्जेक्ट के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। हमारे मन में अलग फीलिंग रहती है, मेरे मन में भी रहा करती थी सेल्स को, क्योंकि सेल्स को हम समझते ही नहीं है। हमारी समस्या क्या है? हमें आधी चीजें तो पता ही नहीं, हम बस वो लकीर के फकीर चले जा रहे हैं, खबर है ही नहीं। जो एक ने बोल दिया सब उसी लाइन में चल रहे, किसी को कुछ नहीं पता। हमारे 90% एक्शन ऐसे होते हैं जिनके पीछे का कारण हमको पता ही नहीं है, हमने सुन लिया और हम कर रहे हैं। करेक्ट है ना? कुछ नहीं पता। मैं एक बार जा रहा था कहीं से, ऐसे एक मार्केट से जा रहा था, तो मैंने देखा कि एक आदमी वहां पे खड़े होके ऐसे ऊपर कुछ देख रहा है, और थोड़ी देर में देखा उधर से जाने वाले 2-3 लोग और भी आके उधर कुछ देखने लगे, और देखा देखी में 10 मिनट में 100-150 लोग इकट्ठे हो गए, और सब लोग ऐसे ऊपर देख रहे हैं और मैं उनको देख रहा हूं। तो मेरे अंदर जिज्ञासा आई कि ये क्या देख रहे हैं। मैंने एक को भाई साहब जाके पूछा, भाई साहब क्या देख रहे हो? बोला दिख तो कुछ नहीं रहा, लेकिन कोशिश कर रहा हूं देखना। तो मैंने कहा जब दिख नहीं रहा तो देख क्यों रहा है? बोला नहीं ये लोग देख रहे तो मैं सोचा मैं भी देखूं। आगे आगे घुसा, मैं अगले को पूछा भाई तुम क्या देख रहे हो? बोले पता नहीं। 100-150 लोग देख रहे हैं, हर किसी को पूछ रहा हूं भाई देख क्या रहे हो? पता नहीं। तो आखिर में मैं पहुंच गया जो सबसे पहले 1 नंबर पे था। मैंने उसको बोला भाई साहब दुनिया यहाँ पे सब ऊपर देख रही है, सबसे पहले तुमने देखना शुरू किया, तुम बताओ तुम क्या देख रहे हो? बोला मैं देख कुछ ना, मेरे तो गर्दन में दर्द है। आप समझे ये सच्चाई है कि नहीं है ना? ऐसे घूमते हुए मैं देखता हूँ, कहीं कोई मंदिर आता है लोग पैसा फेंकते हैं, भाई क्यों फेंका? बोला सब फेंकते हैं। करेक्ट हो? ये है कि नहीं? आप बताइए। बिल्कुल है। और आप चाहो तो चलो, इतने सारे लोग हैं तो हम एक नई चाल शुरू कर सकते हैं। यहाँ से फुर्सत में कल देखते हैं, टाइम निकाल के निकलते हैं, आसपास में कोई पीपल का पेड़ ढूंढो और सब लोग जाके 10-10 रुपए चढ़ाना शुरू कर दो। अब तो नहीं चढ़ाएंगे, और अगले दिन से वहां लाइन ना लग जाए तो पता चला हर कोई आ रहा है 10 रुपए चढ़ा रहा है। प्रचार करते बोलो 10 ही चढ़ाना है, ज्यादा नहीं। और कुछ दिन में नाम पड़ जाएगा 10 रुपए वाला पीपल। होता है कि नहीं होता है? है ना? कहीं कोई धागा बांध रहा है तो सब बांध ही रहे, किसी को कुछ नहीं पता। कहीं से सुन लिया बिल्ली रास्ता काटे तो रुक जाओ, तो रुक ही रहे। होता है कि नहीं होता? उसका कारण, उसका लॉजिक, वो कहां से शुरू हुआ क्यों, कुछ नहीं पता। बस ये पता है बिल्ली ने रास्ता काटा, रुक जाओ। वो उस जमाने की बातें हैं, उसके पीछे कोई लॉजिक हुआ करता था। बोलते ना बिल्ली ने रास्ता काट लिया, है ना? बिल्ली बिल्ली नहीं, जब शेर हुआ करता था शेर को बिल्ली बोला करते थे। शेर भी बिल्ली प्रजाति का है। तो उस टाइम में सिस्टम था कि अगर शेर ने रास्ता काटा, पहले ये पैदल लोग जाते थे, ये जो बैलगाड़ियों से लोग जाते थे, तो शेर की आदत है कि वो पीछे से अटैक करता था। जैसे शेर ने अगर क्रॉस कर लिया और आप वहां से गुजर गए तो फिर वो आप पे अटैक कर देगा पीछे से। तो इसलिए बोला जाता था अगर वहां से शेर गुजरा है तो आप पीछे ही रुक जाओ, ताकि वो आपके पीछे से अटैक ना कर पाए, उसको सामने रखो। वो लॉजिक वहां से था। आज अपन क्या कर रहे हैं? ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, है ना? ये होता है ऐसा। फ्लाइट में आप जाओ, लैंड करती है फ्लाइट, सब खड़े हो जाते हैं, अभी गेट खुला नहीं, फ्लाइट रुकी नहीं, सब खड़े हो गए। मैं पूछता हूँ भाई कहाँ जाओगे कूद के? बोले उतरना है। उतरना है तो भाई रुक तो जाओ, रुकने तो दो।
तो यहाँ क्या है, यहाँ वो देखा देखी वाला है। ऐसे ही सेल्स के बारे में बचपन से सुना, ये सेल्स वाले जान खा जाते हैं, सेल्स वाले पकाते बहुत हैं, सेल्स का ऐसा काम है, तो सेल्स को लेके एक नजरिया बन गया। लेकिन असल में सेल्स क्या है, असल में सेल्स क्या है एक्चुअली, और हमारा सही मायने में नजरिया क्या होना चाहिए, उसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। दूसरे लोग नहीं, मैं भी ये मानता था और मेरा भी ये शुरू से ही ये था कि भाई कुछ भी करेंगे लेकिन सेल्स नहीं करेंगे, राइट? तो सेल्स नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से आता हूं, तो मिडिल क्लास में पहला टारगेट क्या होता है बच्चे का? पढ़ाई लिखाई करो और बड़े होके, है ना, जॉब में, और जॉब में पहले कोशिश करो सरकारी गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो अच्छा है, नहीं तो जो मिले वो करो। तो मेरी पहली चॉइस थी गवर्नमेंट जॉब, और गवर्नमेंट जॉब में भी मेरी पहली चॉइस थी इंडियन एयरफोर्स की जॉब। बड़ा ही अट्रैक्शन था और मुझे लगता था कि एयरफोर्स की जॉब में जाऊंगा तो लाइफ बड़ी मजेदार रहेगी। तो मेरे को एयरफोर्स में जाने का मौका मिला, एयरफोर्स का एग्जाम लिखा, एयरफोर्स क्लियर किया और एयरफोर्स में मेरा करियर बना। और मैं हमेशा से मानता था कि मैं सेल्स वाली लाइन में नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर तकरीबन 14 साल एयरफोर्स में देने के बाद किसी ने आके मुझे सेल्स का असली पहलू समझाया कि आखिर सेल्स क्या है, और जो मुझे समझाया वो आज आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आप सोच के देखिए कि सेल्स की जो लाइन है, जिस लाइन से मैं नफरत करता था, अचानक से उस सेल्स को लेके मेरा नजरिया ऐसा बदला कि मैंने अपनी अच्छी खासी वेल सेटल्ड इंडियन एयरफोर्स की नौकरी से प्री मैच्योर रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया और बोला कि अब कोई एयरफोर्स नौकरी नहीं करेंगे, अब करेंगे तो सिर्फ सेल्स करेंगे, सेलिंग करेंगे। ऐसी कुछ बात मुझे समझ में आई। आप सोच के देखिए, आप सोच के देखिए जब आपका नजरिया चेंज होता है तो क्या हो जाता है। तो इसलिए मुझे दो तरह की जिंदगी का अनुभव है। मुझे एयरफोर्स की सरकारी नौकरी वाली टिपिकल गवर्नमेंट जॉब वाली लाइफ का भी एक्सपीरियंस है, और मुझे सेलिंग वाली दुनिया, सेलिंग वाली लाइफ का भी एक्सपीरियंस है। ये दो तरह की जिंदगी मैंने जी है, ये इंडियन एयरफोर्स और ये सेल्स। और दोनों तरह की जिंदगी में ये, मैं जब एयरफोर्स बोलता हूँ कई लोग मानते नहीं, इसलिए मेरी ट्रेनिंग की फोटोग्राफ है। 17 साल की उम्र में इसमें मैं चला गया था, 17-18 साल की उम्र में। और ये सेल्स का नतीजा है। ये एक मैगजीन की फोटोग्राफ है जिसके फ्रंट पेज के ऊपर मेरी फोटो आई थी और इसके ऊपर कवर स्टोरी छपी थी। किस लिए? सिर्फ सेल्स करने की वजह से। तो जिस काम को हम सोचते हैं कि ये काम है बदनाम, लेकिन उसी काम में हो जाता है कभी कभी बहुत बड़ा नाम, राइट? जब नौकरी करते थे तो मोटरसाइकिल से घूमते थे, और ये मोटरसाइकिल भी मैंने सेकेंड हैंड खरीदी थी। नौकरी करते थे, उस नौकरी के माध्यम से एक मोटरसाइकिल से घूमते थे। जब सेल्स करनी शुरू की तो आज BMW गाड़ी से घूमते हैं। क्यों? क्योंकि नौकरी में मिलता है लिमिटेड पैसा और सेल्स में मिलता है अनलिमिटेड पैसा। और सिर्फ पैसा नहीं मिलता, सेल्स की दुनिया में बहुत सारा मान सम्मान भी मिलता है। इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में आप ये देखिए, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, अलग अलग मंचों पे, अलग अलग लेवल के ऊपर बहुत बड़े बड़े सम्मान भी मिले सिर्फ और सिर्फ सेल्स की वजह से, सिर्फ और सिर्फ सेलिंग की वजह से। ये फोटोग्राफ आप जो देख रहे हैं मुंबई की फोटोग्राफ है, और एक ओपन स्टेडियम में 1.5 लाख लोगों का क्राउड है, उसके बीच में सम्मान मिला। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ जिस चीज को बोलते हैं कि ये भी कोई काम है, जिस चीज से लोग बचने की कोशिश करते हैं, उसकी वजह से अलग अलग लेवल पे इतने बड़े बड़े सम्मान मिले। आप सोच के देखिए, आपने वो देखे होंगे ना, वो सेलिब्रिटी वाला स्टेटस भी मिलता है आपको। अगर मिल सकता है तो वो सेलिंग की वजह से मिल सकता है ना। ये जो आप देख रहे हैं छोटा सा वीडियो, इसमें साउंड नहीं है, ये किसी ने रील बना के डाली थी, वहीं से डाउनलोड कर ली। ये चंडीगढ़ का वीडियो है। 15,000 लोगों का ये प्रोग्राम है, 15-20 हज़ार लोगों का ओपन ग्राउंड का प्रोग्राम है, जिसमें गाड़ी में ही हमको स्टेज में बुला लिया था। बोले उतर के पैदल नहीं आना, गाड़ी लेके ही स्टेज पे आओ। तो ये जो सम्मान मिलता है ये आपको
सेलिंग आपको सबसे बड़े सम्मान दिला सकती है। इस दुनिया में जो सबसे महान लोग हुए हैं, जिनकी सारी दुनिया फॉलो करती है, ऐसे किसी भी इंसान को अगर आप देखोगे तो उसके बैकग्राउंड में आपको सेल्स दिखाई देगी। आप समझे मेरी बात? जी सर। और यहाँ पे सिर्फ पैसा नहीं मिलता, यहाँ पे आपको आज़ादी भी मिलती है। सेलिंग वाले लोगों के पास में आज़ादी रहती है, सेलिंग वाले लोगों के पास कंट्रोल रहता है अपने समय का। अभी सिर्फ पैसा होने से नहीं होगा ना, हेलो, सिर्फ पैसा होने से नहीं होगा ना। आपकी इच्छाएं अगर आपको पूरी करनी है, आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो अगर आपको पूरी करनी है, तो आपको दो चीजें चाहिए। आपको दो चीजें चाहिए, पहली पैसा, दूसरी चाहिए समय। क्योंकि अगर पैसा बहुत है लेकिन समय नहीं है तो आप अपनी इच्छाएं पूरी, और अगर समय है लेकिन पैसा नहीं है तो भी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते। तो सेलिंग आपको आज़ादी भी देती है। आप टारगेट बना के एक लिमिटेड टाइम में आप काम करके जितना चाहे उतना सेल्स करके पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद में आप चाहिए तो अपने शौक पूरे कर सकते हैं। मुझे घूमने फिरने का शौक था, देश विदेश की यात्रा करने का शौक था, और ये देखिए कुछ फोटोग्राफ्स में आपको दिखाता हूँ। महीने में 25 दिन में यात्रा करता हूँ, मैं हमेशा यात्रा करते रहता हूँ। ये देखिए इंडिया के तकरीबन हर एक स्टेट के अंदर मैं ट्रैवल कर चुका हूँ। अभी क्योंकि हमारे पास समय ज़्यादा नहीं है इसलिए थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे अनगिनत यात्राएं मैंने करी हैं। क्यों कर पाया? क्यों कर पाया? क्योंकि मैं सेलिंग की दुनिया में आया, क्योंकि मैं सेल्स की दुनिया में आया। अगर मैं उसी नौकरी में रहता तो इसका 5% भी नहीं कर पाता, क्योंकि वहां पे दोनों रिस्ट्रिक्शन थे, पैसे का भी और समय का भी। ऐसी खूबसूरत जगह जहाँ पे मतलब जाना ही सपना है, और इंडिया के बाहर भी बहुत सारी कंट्रीज में देखिए, काफ़ी सारी कंट्रीज में मैं जा पाया। अभी लेटेस्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, सिंगापुर प्रोफेशन को बोला जाता है सेलिंग। तो सेलिंग के बारे में बात करें, है ना? और सेल्स को लोग बोलते हैं, लोग सेल्स को गलत नजर से देखते हैं, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि सेलिंग इस दुनिया का सबसे नोबल प्रोफेशन है। सेलिंग इस दुनिया का सबसे नोबल प्रोफेशन है, सबसे नोबल प्रोफेशन। क्यों? दुनिया बोलती है कि डॉक्टर का प्रोफेशन सबसे नोबल प्रोफेशन है, कुछ लोग बोलते हैं टीचर का प्रोफेशन सबसे नोबल प्रोफेशन है ना? इनडायरेक्टली हालांकि वो भी वो कर रहे हैं, उस पे भी आऊंगा, लेकिन जो प्योर हार्डकोर सेलिंग है वो सबसे नोबल प्रोफेशन है। क्यों? क्योंकि जो लोग सेलिंग करते हैं वो लोग दूसरों की मदद करते हैं। आप सोचिए सेलिंग करने वाला कर क्या रहा है? आप अगर पानी की बोतल बेच रहे हैं तो इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हैं? किसी को प्यास लगी है, उसकी प्यास बुझा रहे हैं, मदद कर रहे हैं। आप कुछ भी बेच रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? मदद कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी की हेल्प कर रहे हो। इससे भी इंपॉर्टेंट बात क्या है? इससे भी इंपॉर्टेंट बात क्या है? एक डॉक्टर की जो कमाई है, एक डॉक्टर की जो कमाई, मैं डॉक्टर्स के अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूं, है ना? हर एक प्रोफेशन के प्रति सम्मान है, लेकिन मेरा सवाल है कि सेलिंग को इस नजर से क्यों देखा जाए? डॉक्टर बोले तो डॉक्टर साहब, और सेल्स वाला बोले तो बाहर रहो। होता है कि नहीं? आइए डॉक्टर साहब बैठी, टीचर है तो आइए साहब बैठे, गुरुजी बैठी, और सेल्स वाला है तो बाहर रहो भाई, टाइम नहीं है। करेक्ट हो ना? तो हमारे मन में सम्मान है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि एक डॉक्टर की कमाई क्या इस बात पे डिपेंड करती है कि मरीज ठीक होगा या नहीं? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। नहीं साहब देखो, तुम ठीक हो जाए। एक टीचर की फीस क्या इस बात पे डिपेंड करती है कि बच्चा पास होगा या नहीं? देखो तुम्हारे नंबर आ जाएंगे तो पैसा देना, नहीं तो फीस माफ। तो यानी कि रिजल्ट आया या नहीं आया, पैसा। हाँ, लेकिन सेल्स वाले की कमाई, जब तक हम जो बोला है वो डिलीवर नहीं करते तब तक हम पैसा नहीं लेते। यस और नो? ईमानदारी से सेलिंग करते हैं। अरे हम फोकट का पैसा नहीं लेते साहब। सेलिंग एकमात्र प्रोफेशन है जो फोकट का पैसा, बाकी सब फोकट का पैसा लेते हैं। किसी को भी आप देख लो,
एक एक्टर एक्टिंग कर रहा है, पिक्चर फ्लॉप हो गई, फीस तो लेगा ना। अब मेरी बात समझ रहे हैं? बाकी सब देगा, लेकिन सेल्स वाले लोग तो सबसे पुराना प्रोफेशन है। और सबसे बड़ी बात, नजर कुछ भी हो, लेकिन ये एकमात्र प्रोफेशन है जहां से पैसा आता है, बाकी सब जगह पैसा जाता है। करेक्ट और नॉट? करेक्ट सर। हम इस होटल के अंदर खड़े हैं, इस होटल में मल्टीपल डिपार्टमेंट है, इसमें किचन भी है, इसमें रूम सर्विस भी है, इसके अंदर हाउसकीपिंग भी है, इसमें 50 अलग अलग डिपार्टमेंट खोल के रखे और एक डिपार्टमेंट है जो वहां पे ऑफिस है, वो है सेल्स, जो सेल्स देखते हैं। आप मुझे बताओ, बाकी जितने भी डिपार्टमेंट है सब जगह पैसा लगता है, वो इस होटल में पैसा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी के अंदर 50 डिपार्टमेंट होते हैं, करेक्ट और नॉट? हर डिपार्टमेंट के ऊपर पैसा खर्चा होता है, सिर्फ सेल्स वो है जहां से पैसा आता है। और सेलिंग जो है इस दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण प्रोफेशन है। लोग इसको छोटी नजर से देखते हैं, लेकिन दुनिया जो है सेल्स के ऊपर चल रही है, करेक्ट और नॉट? अगर सेलिंग रुक गई, अगर एक दिन के लिए सारे लोगों ने बोल दिया हम कुछ नहीं बेचेंगे, तो आप बताओ क्या होगा? अगर 24 घंटे के लिए सेल्स बंद हो जाए। सेलिंग क्या है? सेलिंग का मतलब ये होता है कि जब आप किसी को अपना प्रोडक्ट, अपनी सर्विस या अपना आइडिया लेने के लिए तैयार करते हो, बनाते हो, और उसके बदले में आप कुछ उससे मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट कुछ लेते हो, तो ये बेसिकली सेलिंग वन वे नहीं है, ये एक डील है। आप किसी को कुछ लेने के लिए राजी करते हो और वो जब लेता है उसके बदले में आप उससे कुछ लेते हो, जो कि अक्सर आप कुछ प्रोडक्ट या सर्विस देते हो, बदले में आप उससे अक्सर पैसा लेते हो। लेकिन बहुत सारी नॉन मॉनेटरी सेलिंग भी होती है, यानी कि जब भी आप किसी को तैयार कर रहे हो अपनी बात मानने के लिए, तो एक तरीके से वो सेलिंग है, करेक्ट और नॉट? और सेलिंग एक इंसान के लिए कंपलसरी है। जो लोग ये मानते हैं कि भाई सेलिंग मुझे पसंद नहीं, मैं भी मानता था, मैं जब नौकरी किया करता था एयरफोर्स में, मुझे लगता था कि नहीं, मेरे को सेलिंग पसंद नहीं है, लेकिन मैं ये जानता नहीं था कि अगर मैं जी रहा हूं तो मैं कुछ तो जरूर बेच रहा हूं। हमारा सिर्फ वो नजरिया नहीं है, मेरी बात को थोड़ा सा माइंड को ओपन करके सुनिएगा। अगर कोई इंसान जी रहा है तो वो कुछ ना कुछ बेच रहा होगा, बिना बेचे आप सरवाइव ही नहीं कर सकते। आप ढूंढ के ला दो मेरे को एक ऐसा इंसान जो इस दुनिया में सरवाइव कर रहा है और कह रहा है मैं कुछ नहीं बेचा आज तक। हमें सरवाइव करने के लिए क्या लगता है? इस दुनिया में जीने के लिए क्या चाहिए? ये भी नहीं पता। ये दुनिया में जीने के लिए क्या चाहिए? सब लोग बोलिए ना। पैसा कंपल्सरी है कि नहीं? पैसे के बिना जी सकता है क्या कोई? कैसा भी हो, साधु हो, महात्मा हो, सन्यासी हो, जीने के लिए क्या लगेगा? पक्की बात है। और पैसा कैसे आता है? जब तक कुछ बेचेंगे नहीं। तो कौन है जो नहीं बेच रहा है? एक नौकरी करने वाला, उसको लगता है मैं कैसी भी नौकरी हो, मेरी भी नौकरी थी, लेकिन नौकरी करने वाला बेचता है, क्या बेचता है? वो अपने स्किल और अपने पोटेंशियल को बेचता है। उसका जो भी स्किल है और जो भी उसका वो बेचता है कि नहीं बेचता है? यहाँ पे इस होटल में जितने लोग भी नौकरी कर रहे हैं, बोलने के लिए वो बोलेंगे नहीं हम सेल्स नहीं कर रहे, लेकिन वो बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे? वो अपना स्किल बेच रहे हैं। जिसको खाना बनाना आता है वो खाना बनाने का स्किल बेच रहा है, जिसको कोई साफ सफाई करनी आती है वो लेकिन अपना स्किल और अपना पोटेंशियल एक नौकरी करने वाला बेच रहा है। टीचर भी तो बेच रहा है ना? टीचर क्या बेच रहा है? नॉलेज और क्लैरिटी। टीचर को हम क्यों पैसा दे रहे हैं? नॉलेज के लिए, और जो भी सब्जेक्ट है उसमें क्लैरिटी देने के लिए। अदरवाइज खुद नहीं किताब पढ़ लेंगे हम, हेलो? लेकिन खुद पढ़ने से क्लैरिटी नहीं मिलती, तो हम टीचर को पैसा देते। तो टीचर एक तरीके से क्या कर रहा है? वो उस नॉलेज को और क्लैरिटी को हमें बेच रहा है। मानते हो कि नहीं इस बात को? राइट? एक डॉक्टर क्या कर रहा है? डॉक्टर हमें बेच रहा है हेल्थ एंड होप। डॉक्टर इज सेलिंग हेल्थ एंड होप, उम्मीद कि हाँ शायद तुम ठीक होते नहीं, वो अलग बात है,
लेकिन बेच रहा है। एक वकील क्या बेच रहा है? जस्टिस एंड प्रोटेक्शन। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या बेच रहा है? अभी अलग अलग प्रोफेशन है। इनको जाके पूछोगे तुम बहुत बेचते हो, हम बेचते थोड़ी, मैं तो सीए हूँ, मैं तो रिटर्न फाइल करता हूँ, करेक्ट और नॉट? लेकिन एक्चुअल में सीए क्या बोल रहा है? फाइनेंशियल क्लैरिटी। आपको कोई भी डाउट है किसको पूछोगे? कोई भी फाइनेंशियल क्वेश्चन आता है आप किसको पूछोगे? सीए को। पैसा कैसे बचाऊं, टैक्स कैसे बचाऊं? ये सीए एक्चुअली बेच रहा है। कोई भी कंसल्टेंट है किसी भी फील्ड का, वो आपको अपनी फील्ड की एक्सपर्टीज बेच रहा है, करेक्ट और नॉट? अपनी जो वो स्ट्रेटेजी बेच रहा है। एक्टर क्या कर रहे हैं? है ना? एक्टर भी तो आपको इमोशन बेच रहे हैं, कहानी बेच रहे हैं। आप फिल्म देखने जाते हो, क्या देखते हो? कहानी और उसकी एक्टिंग और उसके इमोशन ही तो देखते हो। कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी कुछ करता है। गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं, आप गुस्से में क्यों देख रहे हो कि नहीं ऐसे कैसे बोल सकते हो? सर इसलिए देख रहे हैं कि बड़ा लेट पता लगा। और जिनको हम गुरु बोलते हैं ना, गुरु भी तो बेचता ही है। स्पिरिचुअल गुरु, ये बाबा, वो क्या बेचता है? फेथ बेचता है ना? विश्वास, इनर पीस। आओ बच्चा मेरी शरण में, शांति मिलेगी। अच्छा बाबा कैसे मिलेगी? पहले चढ़ावा चढ़ाओ। यस और नो? तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो एग्जाम्पल दिए, ये जो उदाहरण दिए, इसका मतलब क्या हुआ? बोलिए। हर इंसान कुछ ना कुछ बेच रहा है। और मैं कहता हूँ दुनिया के जो सबसे खतरनाक जो सेल्समैन है वो कौन है? क्योंकि जब तक वो आया नहीं तब तक हम कह रहे साला इस बार नहीं देंगे इसको वोट। और वो आता है और क्या बेचता है? प्रॉमिस बेचता है। नहीं इस बार सड़क बनेगी, इस बार पक्का हो जाएगा, है ना? और बोल बोल के तीसरी बार जितवा दिया और हो गया बट्टाधार, है ना? तो कुल मिला के एक बात समझ लीजिए, अगर समझ पाए तो, एक बात समझ लीजिए अगर समझ पाए तो, इस मिसकंसेप्शन को दिमाग से निकालिए और इस बात को दिमाग में बिठाइए कि पैसा बेचने से नहीं। एक शब्द छोड़ दिया आपने, सिर्फ पैसा बेचने से आता है ऐसा नहीं है, सिर्फ बेचने से आता है। दूसरा तरीका है तो बता दो। अगर किसी के पास पैसा आ रहा है कुछ ना कुछ बेच रहा है तो वो ये नहीं बोल सकता कि मैं कुछ नहीं बेचता। लगा लो दिमाग के घोड़े, खोल लो जितने खोलने हैं। क्यों? क्योंकि पैसा, बोलिए पैसा, ये है सबसे इंपॉर्टेंट। पैसा सिर्फ बेचने से आता है, लेकिन कोई ज्यादा और कोई कम कैसे कमाता है? जो जितना बेचता है उतना कमाता है ना? आप कितना पैसा कमाओगे ये दो ही बातों पे डिपेंड करता है। मैं बेचूंगा नहीं, ये तो बोल ही नहीं सकते, ये तो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि अगर पैसा कमाना है कुछ तो भी बेचना पड़ेगा, हाँ या ना? लेकिन किस बात पे डिपेंड करता है? आप कितना बेचते हो और किस भाव में बेचते हो। हेलो, कितना बेचते हो और किस भाव में, किस रेट में बेचते हो। सारा गेम इसी पे है। जो ज्यादा रेट में बेचता है वो ज्यादा कमाता है, जो ज्यादा क्वांटिटी बेचता है वो, अगर आपको ज्यादा कमाना है तो दो ही तरीके हैं साहब। हेलो जी, यस। आपको अगर ज्यादा पैसा कमाना है तो दो ही तरीके हैं, या तो भाव बहुत ज्यादा होना चाहिए ताकि आपका मार्जिन बहुत मोटा हो जाए, या फिर क्वांटिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो कितना ज्यादा बेचोगे या फिर किस भाव में बेचोगे? 1000 वाली 10,000 में बेचो तो भाव ज्यादा है, आपका मार्जिन मोटा है, 90% प्रॉफिट लेते हो आप, करेक्ट और नॉट? या 1000 वाला 1100 में बेचना है तो ज्यादा आप समझ रहे हैं मेरी बात? इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जब एक नौकरी करने वाला इंसान जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है तो बढ़ता क्या है?
क्वांटिटी तो नहीं बढ़ सकती, उसका भाव बढ़ता है। भाव बढ़ता है। हेलो, भाई उसकी तनख्वाह आज 40,000 रुपए है, लेकिन इसको 8 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो दूसरा बोलता है आजा 80 दूंगा, बिल्कुल। तो बढ़ा क्या? भाव। है ना, क्योंकि ये क्वांटिटी नहीं बढ़ा सकता, क्वांटिटी नहीं बढ़ा सकता, समय तो उतना ही रहेगा ना, लेकिन भाव बढ़ जाता है तो थोड़ा सा ज्यादा कमाने लगता है, लेकिन एक लिमिट के आगे नहीं बढ़ेगा, राइट। पर कहानी ये है कि अगर पैसा कमाना है तो बेचना तो पड़ेगा। इसलिए जो बेचना जो है, सेलिंग जो है, इसको रिस्पेक्ट से देखने की जरूरत है। यस, इसको इज्जत देने की जरूरत है, दूसरों को नहीं, पहले खुद को रिस्पेक्ट से देखने की जरूरत है कि अगर मैं सेलिंग के प्रोफेशन में हूं तो दिस इज द मोस्ट रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है सेलिंग, इसी पे दुनिया चल रही है ना। बाकी अलग बात है, सेलिंग के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग चीजें बेचते हैं। कोई दुकान खोल के बेचता है, कोई टेली मार्केटिंग के थ्रू बेचता होता है ना, कोई पर्चे वर्चे छपा के बेचते हैं, आजकल लोग ईमेल के थ्रू बेचते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत कुछ बेचते हैं, कुछ लोग 1 to 1 किसी को कुछ भी समझा के कुछ बेचते हैं। ये अलग अलग तरीके हैं ना। कुछ लोग जो है काफी सारे लोगों को बिठा के कुछ ना कुछ बेचते हैं, या फिर कई लोग ज्यादा लोगों को बिठा के सेमिनार वगैरह करके अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं सबके सब लोग? बेच रहे हैं ना। अलग अलग लोग अलग अलग चीजें बेच रहे हैं, है ना। कोई कुछ बेच रहा है तो कोई कुछ बेच रहा है, लेकिन सब बेच रहे हैं, लेकिन पहली चीज बेच सब रहे हैं, और दूसरी चीज, पहली चीज वस्तु अलग अलग हो सकती है और तरीका अलग अलग हो सकता है। यस, सहमत? ना सहमत हो तो मना कर देना। एग्रीड? है ना, आपकी समझ कहती है कि हाँ बात सही है, राइट। अब यहाँ पे अपन क्या बेच रहे? अपन क्या बेच रहे? रियल एस्टेट, है ना। तो ये किस कैटेगरी में आता है? ये एसेट क्लास, राइट। ये आता है एसेट क्लास, राइट। और देखिए, जो सेलिंग है ना, हर एक इंसान सेलिंग में 2 अलग अलग रोल के अंदर इन्वॉल्व है, क्योंकि सेलिंग एक जना नहीं कर सकता ना। एक है बेचने वाला, एक है खरीदने वाला, करेक्ट और नॉट? ये एक बुक का जो कवर पेज है, एक्चुअली बड़ी अच्छी सी एक बुक है, आप खरीद के पढ़ें। सेलिंग के ऊपर आपके फंडे क्लियर हो जाएंगे। इसका नाम है सेल और बी सोल्ड। या तो आप बेचने लग जाओ, या आपको बेचा जाएगा, या कोई आके आपको कुछ बेच के जाएगा, राइट। आपको बेचने में पार्टिसिपेट तो करना ही पड़ेगा, करेक्ट और नॉट? जो कुछ नहीं बेचता, बेरोजगार है, कुछ नहीं बेचता, वो भी खरीदता तो है, हेलो, बेचेगा नहीं तो? यानी ये सेलिंग के साइकिल से तो बच ही नहीं सकते ना। आप अगर बेचोगे नहीं तो खरीदना तो पड़ेगा। तो अगर ये बात सही है तो हमें शारीरिक और मानसिक रूप से बेचने के लिए तैयार रहना चाहिए। सही है कि नहीं? तैयार हो गया? तैयार हो गया? लेकिन आपने देखा होगा जब बेचने की बात आती है, कुछ लोग बड़ी आसानी से सेल कर लेते हैं। देखा आपने? हेलो, कुछ लोग बड़ी आसानी से सेल कर लेते हैं और कुछ लोग स्ट्रगल करते हैं। कुछ लोगों के लिए सेलिंग आसान है, आसानी से बैठते हैं और बेच के आ जाते हैं, है ना। बैठते हैं, पेमेंट लेके उठते हैं। और कुछ लोग जाते भी हैं, मिलते भी हैं, बैठते भी हैं, कोशिश भी करते हैं, लेकिन सेल नहीं कर पाते, क्लोजिंग नहीं होती। इसका कारण क्या है? कम्युनिकेशन स्किल। इसका मतलब कम्युनिकेशन स्किल, लैक ऑफ एजुकेशन, प्रोडक्ट नॉलेज, प्रोडक्ट की नॉलेज, नहीं है प्रॉपर,
और बोलिए कन्विंसिंग पावर, कम्युनिकेशन स्किल, कन्विंसिंग पावर। सामने वाले की नीड भी क्या है उसको भी डिपेंड। सामने वाले की नीड भी क्या है? आई टू आई कॉन्टेक्ट। लेकिन बेचने वाले कई बिना नीड वाले को भी बेच देते हैं, देखा होगा ना। अगर सब लोग एक जैसा रिजल्ट नहीं निकाल पाते हैं, 10 लोग मैदान में उतरे, 10 लोगों ने बेचने की कोशिश की, 10 में से 2-3 लोग बहुत फटाक से बेच के आ गए, बाकी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसके पीछे कुछ ना कुछ तो सीक्रेट होगा, कुछ तो कुछ ऐसा फंडा होगा जो इनको पता नहीं है और उनको पता है। यस और नो? आपने बोला कम्युनिकेशन, बात सही है, लेकिन कम्युनिकेशन का या कन्विंस करने का इसका रोल सिर्फ 10% है, राइट? अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। जो सेलिंग है, सेलिंग इज 90% कन्विक्शन एंड 10% कम्युनिकेशन ऑफ योर कन्विक्शन। यानी आप जो बोल रहे हो वो सिर्फ बोल रहे हो या अंदर से आपको विश्वास भी है? 90% रोल इसी चीज का है। आप प्लॉट बेचने जा रहे हो, खुद पे भरोसा नहीं चाहिए। आप जा रहे हो प्लॉट बेचने के लिए, वैसा प्लॉट ले लो, उसके पास इधर स्कूल है, उधर यूनिवर्सिटी है, मेट्रो भी आने वाली है, ये भी आने वाली है, लेकिन अंदर से आवाज आ रही है और कॉलोनी कभी भी टूट भी सकती है। वो अंदर है, बोल रहे हो कुछ, मान रहे हो कुछ, राइट? तो जो आप अंदर से, आपके अंदर का जो विश्वास होता है, जो सामने वाले को नहीं मालूम है, सामने वाला जितना सुनेगा, जो आप बोलोगे, आप जो बोलोगे, आप जो बोलते हो उसको कम्युनिकेशन बोला जाता है, राइट? और आप जो मानते हो उसको कन्विक्शन बोला जाता है। आपकी मान्यता, आपका दृढ़ विश्वास और आपके कन्विक्शन का रोल 90% है, आपके कम्युनिकेशन का रोल 10% है। आप कितने भी भयंकर बात करने वाले हो, लेकिन अगर आपके अंदर कन्विक्शन नहीं है, आप सेल नहीं कर पाओगे, 10% करोगे, बहुत कम करोगे। और अगर आपके अंदर कन्विक्शन बहुत भयंकर है, बोलने में उतने स्मार्ट नहीं हो, आप आंखों से बेच दोगे साहब। आपकी आंखों में जो कॉन्फिडेंस दिखता है ना, वो कॉन्फिडेंस इफेक्ट डालता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज से आप बेच दोगे, शब्दों से सेल्स नहीं होती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जी सर। अभी मैंने अभी रिसेंटली गुड़गांव में एक फ्लैट खरीदा है, कुछ दिन पहले। उस फ्लैट में अंदर का इंटीरियर का काम करने के लिए मैं 2 अलग अलग लोगों से मिला। एक जिनसे मिला, उनके जो कम्युनिकेशन स्किल है इतनी जबरदस्त थी कि क्या ही बताऊं, है ना, इतना कन्विंसिंग, लेकिन इतना बढ़िया से बात करने के बावजूद भी मेरे अंदर से वो आवाज नहीं आई कि मुझे इनसे काम कराना चाहिए, राइट? और फिर एक बंदे से कल ही मिला, वो बात ही नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने जो बात नहीं कर रहा था, मैंने बात नहीं करने के बावजूद भी उसको फाइनल किया, क्योंकि इसके चेहरे के ऊपर वो कॉन्फिडेंस था। जो बात ज्यादा कर रहा था, मेरे अंदर से ही आवाज आ रही थी, क्योंकि उसकी बातें और उसके इमोशन मैच नहीं कर रहे थे। हम तो इस लाइन के हैं, तो कहीं ना कहीं उसका वो था कि वो एक बात करके कन्विंस करके एडवांस दे दो, बस एडवांस दे दो, बुक कर दो, काम करवा देंगे। लेकिन जब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा था, तो उनके जो जवाब थे, वो जवाब जो है वो क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहे थे। जैसे नॉर्मली आप ये काम करवाते हैं तो पहले डिजाइन बनाया जाता है, सही है कि नहीं? पहले डिजाइन बनाया जाता है। तो मैंने बोला भाई जैसा डिजाइन बनेगा वैसा ही तो आप बनाओगे? तो बोला हाँ ऑलमोस्ट वैसा ही रहेगा, बाकी थोड़ा बहुत तो 19-20 हो ही सकता है, राइट? और दूसरे बंदे को जब मैंने पूछा कि जैसा डिजाइन बनेगा, मैं बोला हूबहू वही मिलेगा, मेरी गारंटी है। तो ये दोनों में फर्क है ना? यस। तो जब पहले वाले को मैंने पूछा फिर डिजाइन का फायदा क्या, बोला नहीं फिर आप झगड़ा करोगे कि नहीं ऐसा नहीं है, देखो पहले से बता दे रहे हैं, राइट? कितने दिन में काम खत्म करोगे? बोले वैसे तो 3 महीने का टाइम लगता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हो ही जाता है।
है ना। और दूसरे बंदे को जब मैंने पूछा तो बोला आप जिस दिन डिजाइन फाइनल करके दे दोगे 35वें दिन आपके हाथ में चाबी पकड़ा दूंगा। इन बातों में कुछ फर्क है क्या? कॉन्फिडेंस। लेकिन अगर आप बढ़िया लच्छेदार बातें बोलोगे तो पहले वाले की है, बाकी कुछ भी बातें करो मस्त बातें, ये वो इधर उधर ऐसे वैसे करके। तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था, लेकिन अंदर का जो कन्विक्शन है वो खुद का ही हिला हुआ है कि वैसे तो 3 महीने लगते हैं, लेकिन देखो कभी कभी ज्यादा भी हो जाता है। अभी आपको पता है अमेरिका और ईरान के बीच में लड़ाई चल रही है। मैंने कहा मकान तो गुड़गांव में है। नहीं मतलब स्थिति खराब चल रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है। अरे भाई पेट्रोल महंगा हो रहा है उसका मेरे को क्या लेना देना है? मैं जो तुमसे मांग रहा हूँ वो डिलीवर कितने दिन में करोगे ये बोलो। आप समझे मेरी बात? तो ये किस चीज का गेम है? और ये हर लेवल के ऊपर आपको दिखाई देता है। ये हर लेवल के ऊपर दिखाई देता है। अभी एक ठेले पे जाके मैंने आम देखा, आम कैसे 240 रुपए किलो। मैंने बोला भैया बहुत महंगा है, तो हाथ पे बोला उठा के देखो पहले, आम मेरा छू के देखो, ऐसा आम आपको पूरे बाजार में नहीं मिलेगा। तो ये जो कन्विक्शन है ना, आपने देखा है फ्रूट वाले, मेरे को समझ में नहीं आता कितना भयंकर, कहता किसी पे भी उंगली रख दो काट के खिला दूंगा, और मीठा ना निकले तो फ्री में ले जाना। बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते नहीं बोलते? आप मुझे बताओ उसको कैसे पता है? क्योंकि उसको पता है ये बोल दिया तो कोई हिम्मत नहीं करेगा कि काट के रखा। वो कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा है ना, वो कन्विक्शन इतना ज्यादा है। तो 90% रोल कन्विक्शन का है साहब। अब आप जो बेच रहे हो उस पर आपका क्या कन्विक्शन है वो आपकी आत्मा जानती है सर, और कोई नहीं जानता। लेकिन अगर आप बोल रहे हो, अगर आप किसी को बोल रहे हो और उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको ये चेक करने की जरूरत है जो बोल रहे हो वो मानते भी हो क्या। हम लोग क्या है वो बेचने निकल जाते हैं जो हमारे पास है ही नहीं। सेल्स के अंदर कॉन्फिडेंस बिकता है, कन्विक्शन बिकता है, आइटम नहीं बिकता है। तो ज्यादा सेल वो कर पाता है जिसके पास में वो कॉन्फिडेंस है, वो कन्विक्शन है, कुछ भी आइटम हो जाए। अगर आपके पास जो आइटम है अगर उसके ऊपर कॉन्फिडेंस है आप यूं ही बेच लोगे। लेकिन अगर आपको खुद वो नहीं है कि काम करेगा कि नहीं करेगा पता नहीं, पैसे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे पता नहीं, राइट? अगर आप मानते हो तो आप बेच लोगे। समझ में आया? तो लोग क्या है, लोग बड़ करके बोलते जाते हैं, अपना कन्विक्शन चेक नहीं करते। तो अगर आप मेरी बात मानो, पहले अपने आप को बेचो। पहले ये देखो कि मेरे पास पैसा होने से मैं खरीदूंगा या नहीं खरीदूंगा। हेलो? ये दूसरा कोई नहीं कर पाएगा साहब, ये दिखता नहीं है किसी को। आप मान लीजिए एक प्रॉपर्टी बेचने जा रहे हो, राइट? तो पहला क्वेश्चन ये है जो आपसे है कि अगर मेरे पास इतना पैसा पड़ा हो जितने की प्रॉपर्टी है, तो सबसे पहले मैं अपना खरीद लूंगा कि नहीं। और अगर आपके अंदर से आवाज है नहीं यहाँ नहीं फंसाने पैसे, यहाँ नहीं फंसाने, अगर अंदर से ऐसी आवाज आ रही है कोई भरोसा नहीं, ग्रोथ होगी कि नहीं होगी पता नहीं, कहीं और देखूंगा, इसका मतलब हेलो, इसका मतलब आपको कन्विक्शन खुद को नहीं है, आप नहीं बेच पाओगे। और जितना भी बेचोगे वो तुक्के हैं, तुक्के तो काम करते ही हैं। कहते हैं ना तीर नहीं तो तुक्का। आंख बंद करके मैं 10 बार बॉल फेंकूंगा तो एक बार तो लगी जाएगी, वो तुक्का है, वो सिस्टम नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? उसको आप सिस्टम नहीं बोल सकते, वो तुक्का है। यूं ही बोलते जा रहे तो कोई तो ले ही लेगा, लेकिन यूं ही बेचोगे तुक्का तो तुक्के की कोई वो थोड़ी होती है। तुक्का तो लगा, नहीं लगा तो नहीं लगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यस। सो द फंडामेंटल इज इफ यू डोंट बिलीव इन व्हाट यू आर सेलिंग, अगर आप जो बेच रहे हो उस पे आप भरोसा नहीं करोगे तो आपका कस्टमर भी नहीं करेगा, है ना? नीदर विल योर प्रॉस्पेक्ट, यानी कि इफ यू डोंट बिलीव योर प्रॉस्पेक्ट विल आल्सो नॉट बिलीव। आपको भरोसा नहीं तो वो कैसे खरीदेगा? अभी मेरे को एसी लेना था, मैं दुकान में गया, एसी खरीदने के लिए मैं दुकान में गया। तो नॉर्मली जब हम एसी खरीदते हैं तो हमारे दिमाग में ये 4-5 ब्रांड है वो आते हैं। जैसे इंडिया के अंदर डाइकिन का एसी अच्छा आता है ना,
डाइकिन का आता है, ओ जनरल का अच्छा आता है, हिटाची का अच्छा आता है, अदरवाइज वोल्टास का आता है, ये 4-5 ही हैं। लेकिन कौन सा एसी में खरीद के लाया? सैमसंग का। तो मेरे मन में कभी नहीं था कि मैं जीवन में कभी सैमसंग का एसी खरीदूंगा। सैमसंग के तो फोन आते हैं, सैमसंग के तो टीवी आते हैं, करेक्ट और नॉट? एसी थोड़ी सैमसंग, मतलब बनाते तो हैं लेकिन अंदर से वो फील नहीं आते ना। सैमसंग इज नॉट एक्सपर्ट फॉर एसी। लेकिन मैं क्यों खरीद के लाया? क्योंकि बेचने वाले ने अपना कॉन्फिडेंस दिखाया, बोला सर देखो आपको जो खरीदोगे मेरे पास सारे पड़े, सब ले जाऊंगा, लेकिन अगर मेरे सब दे सकता हूं आपको, लेकिन अगर मेरी बात मानोगे तो ये सैमसंग मैंने अपने घर में लगा रखा है। तो बोला मेरे पास तो सारे हैं ना, मैं तो कोई भी खरीद के लगा सकता हूं। सर अंदर की बात हमें मालूम है, कुछ भी हो जो सैमसंग के जैसा एसी नहीं करके मुझे उसने बोला, और एग्जांपल क्या दिया कि मेरे घर में सैमसंग लगा हुआ है। और मेरे को लगा यार ये बंदा इसी ट्रेड का बंदा है, अगर इसने सबको छांट के सैमसंग लगाया इसका मतलब सैमसंग ही लेना चाहिए। क्या समझे आप? कॉन्फिडेंस है ना कि भाई अगर आपको भरोसा है तो आप अपने घर में भी तो वही लगाओगे, करेक्ट और नॉट? और वो चीज का जो इम्पैक्ट है वो तुरंत आप सोच के देखिए, मेरी लिस्ट में था ही नहीं कहीं सैमसंग। मेरी लिस्ट में जो भी 4-5 एसी मेरे माइंड में थे उसमें सैमसंग लिस्ट में ही नहीं था, और जो लिस्ट में थे वो सब हट गए, और जो था ही नहीं वो मैं खरीद के ले आया। किस लिए? क्योंकि उस बंदे का कॉन्फिडेंस देख के मैंने खरीदा। उसको कॉन्फिडेंस है, उसने बोला कि मेरे घर में लगा हुआ है, मैं देखने भी नहीं गया, मैं थोड़ी जाके देख के आया कि चल पहले देखूंगा तेरे घर में, लेकिन मुझे लगा कि हाँ ये बोल रहा है तो इसका मतलब राइट। तो आपको सबसे पहले जो आप बेच रहे हो, जिस चीज को आप बेच रहे हो, पहले आपको उसके ऊपर कॉन्फिडेंस होना पड़ेगा कि यस भाई हम जो चीज बेच रहे हैं वो वास्तव में सामने वाले का फायदा ही करवाएगी, कभी नुकसान नहीं हो सकता, राइट। और आप लोग बेच रहे हो क्या? रियल एस्टेट, राइट। रियल एस्टेट के एडवांटेजेस क्या है? बाकी कोई भी चीज खरीदने या कहीं भी पैसा लगाने के मुकाबले रियल एस्टेट में फायदा क्या है, राइट? ध्यान दीजिए, रियल एस्टेट का मतलब क्या? सबसे पहला चीज, रियल एस्टेट में पैसा लगाना मतलब इट इज अ साइन ऑफ प्रेस्टीज। जैसे आप किसी को बोलते हैं ना मैंने वहां 300 गज का प्लॉट लिया है, क्या क्या सामने वाला किस 300 गज का प्लॉट लिया है, यानी ये क्या है? इट इज अ साइन ऑफ प्रेस्टीज। मेरी 5 प्रॉपर्टी है ना? आपके घर में और 50 सामान है, वो साइन ऑफ प्रेस्टीज नहीं होते हैं। आप किसी को बोलेंगे कि मेरे पास ये है वो है, तो बोलेगा होगा सबके पास है, लेकिन आप बोलोगे मेरे गुड़गांव में 5 प्लॉट है, तो ये साइन ऑफ प्रेस्टीज बनता है। आप जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी प्रेस्टीज बढ़ती है। और दूसरी बात, ये एक टेंजिबल एसेट है, यानी प्लॉट है तो प्लॉट है, ये गायब नहीं हो सकता, ये खत्म नहीं हो सकता, है ना? दिस इज टेंजिबल मटेरियल एसेट है, हवा के अंदर नहीं। और सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात क्या है? जो हमारी धरती माता है वो बढ़ नहीं रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। जितना है उससे ज्यादा कभी भी नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया? आप जो प्रॉपर्टी है वो फैक्ट्री में नहीं बना सकते ना, इसका प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं ना, हेलो? तो जो भी है, तो ये क्या है? ये लिमिटेड स्टॉक है, लेकिन डिमांड अनलिमिटेड है, क्योंकि लोग तो बढ़ते जा रहे हैं, हर किसी को चाहिए। तो स्टॉक लिमिटेड है, डिमांड अनलिमिटेड है, इसलिए आपका जो एटीट्यूड है वो उस तरह का रहना चाहिए कि भाई हम वो बेच रहे हैं जिसकी डिमांड बहुत है लेकिन स्टॉक नहीं है। आज की डेट में ऐसा है ना, कितनी सारी ऐसी जगह, हमको अभी पीछे एक प्लॉट लेना था, हम पूरी कॉलोनी में घूम लिए, मिला ही, कीमत छोड़ दो, है ही नहीं बोला। कई जगह ऐसी है कि नहीं है? अभी मान लो इस लाइन में आपको यहाँ पे प्लॉट चाहिए तो जरूरी है मिल जाएगा? बिल्कुल जरूरी नहीं। इस रोड के ऊपर अगर आपको चाहिए, आप कितना भी बोरी भर के घूमो पैसा, लेकिन होना भी तो पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे आपको गाड़ी लेनी है, गाड़ी मिल जाएगी, प्रोडक्शन चालू है और 10 कंपनी आ रही है, तो जिसको जितनी गाड़ियां चाहिए ले सकता है, लेकिन जिसको जितने प्लॉट चाहिए वो लेने के लिए पैसा होने से नहीं होगा। वहां पे स्टॉक भी तो लिमिटेड स्टॉक वाला आइटम बेच रहे हो आप, जिसका स्टॉक
लिमिटेड है। और प्रॉपर्टी क्या है, आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती है कि नहीं? Yes, sir. जिसने भी एक रखा हुआ है, जिसके पास एक प्लॉट है, उसको बैकअप है कि नहीं? कि कल को कोई भी मुसीबत आएगी बेच देंगे। जो प्रॉपर्टी है वो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती है। और दो में से एक काम जरूर होते हैं प्रॉपर्टी में, या तो प्रॉपर्टी आपको पैसा कमा के देती है, नहीं तो उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है। Yes, sir. कोई भी वस्तु आप दुनिया में खरीदोगे, समय के साथ वैल्यू घटती है। आप गाड़ी खरीदो, समय के साथ वैल्यू घटेगी। आप कोई भी वस्तु खरीद लो, समय के साथ वैल्यू घटेगी। प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है जो आप खरीदोगे, समय के साथ वैल्यू। आज तक की हिस्ट्री क्या बताती है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू कभी, बोलिए ना, क्या सुना है आपने? कभी भी नहीं होती, हमेशा बढ़ते रहती है, राइट। और आजकल तो आप लोग बड़ा अच्छा EMI सिस्टम भी सुना है, चलाते हो, तो इसलिए ज्यादा बड़ा पैसा एक साथ भी जरूरी नहीं है, क्योंकि एसेट है, इसलिए आसानी के साथ में उस पे फाइनेंस करने में भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि पता है भैया जिस माल पे कर रहे हैं, किसी को ऐसा पैसा देने में दिक्कत है, करेक्ट और नॉट? किसी को 10 लाख रुपए देने में दिक्कत है कि कल को खा जाएगा तो क्या होगा। लेकिन जब प्लॉट है, फिजिकल एसेट है, तो फाइनेंस भी आसानी से हो जाता है। इसलिए एक साथ, आजकल जमाना ऐसा है कि मोटा पैसा जरूरी नहीं है, आप थोड़ा सा पैसा डाल के छोटी छोटी EMI बना के भी आप खरीद सकते हो। तो ये सारी वो चीजें हैं जो पहले आपको समझने की जरूरत है, तब आपको ये अपने कस्टमर को बताने की और समझाने की जरूरत है कि भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप, राइट। और अलग अलग लोगों का, ये फाइंड द हॉट बटन का मतलब ये है, अलग अलग लोगों का अलग अलग कारण हो सकता है। जब आप किसी से बात करते हैं तो आपको उसका ओरिएंटेशन समझने की जरूरत है कि इसकी थिंकिंग कैसी है ना। कोई बंदा अपनी अगली जनरेशन के बारे में सोचता है तो आपको पता होना चाहिए। आप उसको बताओ कितना बढ़िया चीज है, आप प्रॉपर्टी बना के जाओगे, आपको याद करेंगे, है कि नहीं? तो जो बंदा जिस तरह के ओरिएंटेशन का है, उसी ओरिएंटेशन से उसको कनेक्ट करिए। किसी बंदे को सिर्फ प्रेस्टीज के लिए चाहिए, उसको बोलो सोचो कितना बड़ा नाम हो जाएगा आपका, यहाँ पे इस इलाके में अपनी खुद की प्रॉपर्टी है। तो जिसको नाम पसंद है उसको नाम के बारे में बताइए। कोई बंदा पैसे को लेके बड़ा कैलकुलेटिव है, उसको वो कैलकुलेशन बताइए कि देखो अभी आप लगाओगे इतने और इतने टाइम के बाद में हो जाएंगे इतने, क्योंकि पास्ट का रिकॉर्ड यही कहता है और हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं पास्ट के कैलकुलेशन के हिसाब से। सही है कि नहीं? तो पिछले 5 साल में प्रॉपर्टी की यहाँ पे इस एरिया में इतनी ग्रोथ हुई है, अगर उसी ग्रोथ को हम बेंचमार्क मांगे तो आज आप इतना लगाओगे, 5 साल के बाद इतना होगा, ये कैलकुलेशन बताइए। फाइंड द हॉट बटन का मतलब जिसको जिस चीज में ओरिएंटेशन है, बातों से आपका इंटेलिजेंस आपको ऑन रखना है कि आपको पता चले कि ये बंदा किस ट्रैक पे सोचता है, इसकी थिंकिंग कैसी है, ये किस तरह से, मतलब किस चीज में सुनने से ये आसानी से कन्विंस हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? इसके लिए आप कुछ उससे 2-4 बातें जब करेंगे, 2-4 सवाल जवाब जब करेंगे ऐसे ही जनरल, तो आपको आइडिया लग जाएगा और जिस पे ओरिएंटेशन है वही उसका हॉट बटन है। समझ में आया? नहीं आया? आगे सर। मैंने अभी तक जो बोला वो समझ में आ रहा है? अभी आगे ध्यान रखिएगा कि जब भी आप किसी के साथ बैठते हैं ना और आप उसके सामने प्रपोज करते हैं कि भाई बहुत अच्छा सा ये प्रोजेक्ट है, इसमें पैसा डाल दो, राइट? तो यहाँ पे कोई बोल रहे थे कि क्लोजिंग हमेशा नहीं होती, मैं ये बोलता हूँ क्लोजिंग हमेशा होती है, राइट? क्लोजिंग हमेशा होती है। आप उसको ऑफर कर रहे हैं अपना प्रोजेक्ट, वो आपको ऑफर कर रहा है अपना एक्सक्यूज कि अभी नहीं ले सकता। तो या तो वो आपका प्रोजेक्ट खरीदेगा या आप उसका एक्सक्यूज आप खरीदोगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो या तो आपका प्रोस्पेक्ट, आपका प्रोडक्ट या आप जो बेच रहे हैं वो खरीदोगे, या आप उसका नहीं खरीदने का बहाना आप खरीदोगे। उसका नहीं खरीदने का जो एक्सक्यूज है, कोई रीजन है, वो आप खरीदोगे। तो अभी मैंने क्या बोला? मैंने आपको क्या बोला? पैसा सिर्फ
सेल्स आता है। कैसे आता है? सेल से आता है। पैसा सिर्फ बेचने से आता है। ज्यादा पैसा कौन कमाता है? ज्यादा मिलेगा। जो ज्यादा बेचेगा, है ना? या तो ज्यादा भाव या तो ज्यादा क्वांटिटी। तो जो ज्यादा बेचेगा वो जो ज्यादा बेचेगा वो ज्यादा पैसा कमाएगा। सही है कि नहीं? तो आप ज्यादा बेचना चाहते हो क्या? ये तो वो वाला यस है। ये यस कौन सा है बताऊं? तुक्के वाले। ये कौन सा यस है बताऊं? कोई हाँ ना कुछ है ही नहीं। बताइए सर। टाइम है अभी। ये कौन सा यस है बोलूं? यस ये वो वाला यस है। ये कौन सा यस है मैं बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि 3 अलग अलग देशों की मीटिंग हो रही थी एक जगह, है ना? बड़ा बढ़िया एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मीटिंग हो रही थी किसी बढ़िया 5 स्टार होटल के अंदर बैठ के। तो उस मीटिंग में 3 देशों के प्रतिनिधि गए हुए थे। पहला एक प्रतिनिधि था अमेरिका का, दूसरा था जापान का और तीसरा था इंडिया। देखो समझ गए, तीसरा था इंडिया का। और जो हाई लेवल की जो मीटिंग्स होती हैं, आप में से भी कोई गए होंगे, देखा होगा, मैंने कई बार देखा है। तो उस हाई लेवल की मीटिंग में क्या है, मीटिंग के साथ में भी कार्यक्रम चलते रहता है। आप समझ रहे हैं मतलब? ये वो भाषा है जो सब समझते हैं। अभी पीछे हम लोग ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे, तो वो अटेंडेंट आया, जो ट्रेन का अटेंडेंट होता है ना, ऐसे फर्स्ट एसी में क्या है, अटेंडेंट रहता है आपके साथ में। तो वो आया और आके बोला कि सर कुछ चाहिए?